हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं जिस वीडियो की रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूँ वह सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले से संबंधित है जिसमें कल यानी फ्राइडे को यानी कल 2024 को डी वाई चंद्रचूड़ जो कि निवर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए हैं, यानी अब वो जा रहे हैं। कल लास्ट वर्किंग डेट था। वैसे वो पद पर तो 10 नवंबर तक रहेंगे, लेकिन 11 नवंबर यानी मंडे को उनकी जगह संजीव खन्ना साहब भारत के मुख्य न्यायाधीश की शपथ ले लेंगे। इस पर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं डिटेल में, इसलिए मैं उन सब चीज़ों का जिक्र नहीं करूंगा। कल के उस फैसले का जिक्र करूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है। तो मैं आज उसी पर चर्चा करने जा रहा हूं। दरअसल कल एक संविधान पीठ जिसका गठन रंजन गोगोई साहब ने किया था, एक्चुअली 2019 में एक मामला आया था 3 जजों की पीठ के सामने। वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान माना जाए कि नहीं, तो उन्होंने एक 7 जजों की संविधान पीठ गठित कर दिया था, क्योंकि 1967 में 5 जजों की संविधान पीठ ने अजीज बादशाह बनाम भारत संघ मामले में यह फैसला दिया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय किसी भी तरह से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है, क्योंकि 1920 में इसका गठन केंद्रीय विधानमंडल, उसमें वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ही सेंट्रल लेजिस्लेचर माना जाता था। तो केंद्रीय विधानमंडल ने इसकी स्थापना की है, यानी सरकार का कैरेक्टर सेक्युलर है, इसलिए वहाँ कोई अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक नहीं हो सकता। भले ही इसकी स्थापना मूल रूप से अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो मोहम्मडन कॉलेज के रूप में है। अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने 1875 में आंग्ल मुसलमान कॉलेज के रूप में इसका गठन किया था। उनका उद्देश्य था कि भाई मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए, मुसलमानों को आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे तार्किक रूप से किसी चीज़ को समझ सकें और उस पर बात कर सकें। उसी को 1920 में आकर के अब वायसराय, उसमें अंग्रेज़ों की हुकूमत थी, तो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने उसमें एक कानून बना दिया था, यानी उसने एक बिल पारित कर दिया था, विधेयक पारित कर दिया था, और वह ये था कि अलीगढ़ कॉलेज जो है उसको अपग्रेड करके अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बना दिया गया। इसी को आधार बनाते हुए 1967 में 5 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया कि अजीज बादशाह ने एक्चुअली भारत सरकार के फैसले के खिलाफ जो है अपील किया था इसमें सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ, आप सभी लोगों को पता है, अनुच्छेद 143 सॉरी 145 के अंतर्गत 145 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को संविधान पीठ बनाने का और या डिवीजन बेंच यानी डिवीजन पीठ बनाने का पूरा अधिकार है। हाई कोर्ट में संविधान पीठ होते नहीं हैं, क्योंकि संविधान की व्याख्या या किसी मामले में कानून को समझाने की व्याख्या यानी सार गर्भित व्याख्या करने का अधिकार केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। इसलिए हाई कोर्ट इस मामले में कोई पीठ नहीं बना सकते। तो अजीज बादशाह केस में 5 जजों की एक संविधान पीठ ने यह फैसला दिया था कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं है। इसे 1981 में एक कानून बना करके श्रीमती इंदिरा गांधी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी दोनों को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान घोषित कर दिया था। दरअसल इस मामले में कई बार कोर्ट के सामने, इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के सामने मामले जा चुके हैं। 2016, 2019, 2016 में तो इसको सुनने से इनकार कर दिया था। 2019 में रंजन गोगोई साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके अनुसार 3 जजों की संविधान पीठ इस पर फैसला नहीं करेगी।
चूँकि इस पर ऑलरेडी फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ कर चुकी है, इसलिए अब उसे बड़ी बेंच बनाने की ज़रूरत है और उन्होंने बड़ी बेंच के हवाले करने की घोषणा की। इस साल फरवरी के प्रारंभ में ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई किया और फैसला सुरक्षित रख लिया और आज तकरीबन 9 महीने बाद उन्होंने, यानी कल उन्होंने, डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने फैसला दे ही दिया और उन्होंने इसका आधार बनाया, यानी तार्किक आधार, होलिस्टिक और यानी कि व्यापक रूप से इसको देखने की ज़रूरत बताया और रियलिस्टिक यानी जो वास्तविकता है उसको ध्यान में रख, यानी 2 चीज़ों का आधार बनाया, होलिस्टिक और रियलिस्टिक। उनका कहना ये था कि अनुच्छेद 30 जो 1 है वह भाषाई या धार्मिक दोनों तरह के अल्पसंख्यकों को अपने शिक्षण संस्थान की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार देता है। यह एक फंडामेंटल राइट है और अगर विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से हम काम करने लगेंगे तो फंडामेंटल राइट्स रह ही नहीं जाएंगे। दूसरे शब्दों में, विधानमंडलों द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो फंडामेंटल राइट्स को कमज़ोर नहीं कर सकते। उस मामले में जुडिशरी की दखल हमेशा बनी रहेगी। यही नहीं, उन्होंने यह भी व्यवस्था दिया कि 3 जजों की एक अन्य पीठ इस पर विचार करेगी कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक समुदाय के अगर है, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है तो उसकी कार्यप्रणाली क्या है। दूसरे शब्दों में, 7 जजों की संविधान पीठ ने अगर अजीज बादशाह केस को सुपरसीड कर दिया, उसको पीछे छोड़ दिया, उसको रद्द कर दिया, तो ऐसे मामले में बहुत स्पष्ट है कि उन्होंने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान इसे घोषित कर दिया, जिसके लिए उन्होंने 2 चीज़ों को तार्किक आधार बनाया, यानी व्यापक रूप से देखे जाने की और वास्तविकता के धरातल पर उतरने की, यानी होलिस्टिक और रियलिस्टिक 2 चीज़ों को आधार बनाया। उनका कहना ये था कि इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा ज़रूरी है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय एडमिनिस्टर के। यानी 1920 में जब वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने, कार्यकारी परिषद ने, जिसको उसमें सेंट्रल लेजिस्लेचर कहा जाता था, यानी केंद्रीय विधानमंडल, जब उसने इसे दोबारा यूनिवर्सिटी के रूप में स्थापित करने की व्यवस्था की, तो उनका कहना यह है कि भाई हमको इसके फाउंडर्स की मूल भावना को देखना होगा। तो उसका उद्देश्य क्या था? उस उद्देश्य उस समय ये था कि भाई अल्पसंख्यक बच्चों को आधुनिक शिक्षा मिल सके, तो उस उद्देश्य के साथ ही हमको आगे बढ़ना होगा और इस्टेब्लिशमेंट ज़्यादा ज़रूरी है बजाय एडमिनिस्टर के। तो 1920 में जो कानून बनाया उसके तहत प्रशासन जो है केंद्र सरकार दे रही थी। हालांकि आर रमनी, जो कि इस समय अटॉर्नी जनरल हैं भारत के, उन्होंने यह तर्क दिया कि 26 जनवरी 1950 के पहले संविधान का कोई भी पहलू ध्यान में न रखा जाए। 26 जनवरी 1950 के बाद ही सुप्रीम कोर्ट भी अस्तित्व में आया है और भारतीय संविधान भी अस्तित्व में आया है। सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट भी उसके बाद ही अस्तित्व में आया है और फंडामेंटल राइट्स तो पहली बार 26 जनवरी 1950 को लागू ही हुए। तो ऐसी दशा में इन्हीं पर गौर किया जाए, पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसकी बात छोड़ दी जाए। दूसरे शब्दों में, अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान मानने में 2 तरह की आपत्तियां सरकार ने एडवांस की, यानी सामने दर्ज की। नंबर 1 कि वहाँ आरक्षण की व्यवस्था नहीं है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ऑलरेडी और सुप्रीम कोर्ट भी ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में 50% मुसलमानों के लिए 50% सीटें आरक्षित करने का विरोध कर चुका है, यानी उसके खिलाफ फैसला दे चुका है। और दूसरा, यानी दूसरे शब्दों में अगर अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान हम इसे कहते हैं तो यहाँ हिंदुओं के लिए रास्ता एकदम से बंद हो जाएगा और आरक्षण की कोई व्यवस्था ओबीसी, एससी, एसटी आदि के लिए रही नहीं जाएगी। और दूसरा कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के रूप में वो केवल मुसलमानों को प्रश्रय देता है, जबकि अल्पसंख्यकों में केवल मुसलमान तो आते नहीं हैं। सरकार के दोनों तर्क अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इसे जिसने ओरिजिनली स्थापित किया था, मूल रूप से स्थापित किया था, हम उसकी मनोभाव को देखेंगे, वह उसने क्या सोच करके इसकी स्थापना किया था।
अब केंद्र सरकार इसका संचालन करती है कि क्या करती है, हम एडमिनिस्टर वाली भूमिका पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। उसका एक ही कारण है, उसका कारण ये है कि अगर केंद्र सरकार ने इसे टेक ओवर कर लिया है और इसकी फंडिंग कर रही है तो जाहिर है प्रशासन वही करेगी। लेकिन मूल रूप से इसकी स्थापना तो केंद्र सरकार ने की नहीं थी, वो तो एक अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति ने किया था और इसलिए इसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान माना जाना चाहिए। यानी उन्होंने 30(1) और 30(I) जो उपवाक्य है इन दोनों की व्यापक व्याख्या की और साफ साफ कहा कि भाई ऐसा है, बड़ी सीधी सी बात है कि ये कैसे काम करेगा, इसके तौर तरीके क्या होंगे, इसे कानून बना करके तय नहीं किया जाएगा, बल्कि 3 जजों की संविधान पीठ इसका निर्धारण करेगी। यानी कानूनी रूप से भी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा, DY चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा और एक और जस्टिस संजीव खन्ना, जो कि इनके बाद मुख्य न्यायाधीश होने वाले हैं, ये 4 जजों ने फेवर में पक्ष में फैसला दिया और 3 लोगों ने, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शर्मा ने इसके विपरीत फैसला दिया। मोटे तौर पर उन्होंने डिसेंटिंग वॉइस या डिसेंटिंग नोट लिखा। यानी उनका कहना यह था कि इसे अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान नहीं माना जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी मेजॉरिटी से या एक राय से, आम राय से फैसले लिए जाते हैं। जैसे राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद पर जब टाइटल सूट का निर्धारण हुआ तो आम राय से हुआ, यानी सर्वसम्मत से। यानी 5 जजों की जो संविधान पीठ थी, 5 के 5 ने एक ही राय व्यक्त किया था। लेकिन यह, और उसी प्रकार से राइट टू प्रिवेसी भी था। दोनों में संयोग से चंद्रचूड़ साहब उस समय जस्टिस थे, चीफ जस्टिस नहीं थे, वो दोनों में इन्वॉल्व थे। दोनों को एक्चुअली उन्होंने दोनों फैसले लिखा भी था और इसमें उन्होंने 2 ऐसे फैसले दिए जिससे अल्पसंख्यकों के खुश होने का रास्ता साफ कर दिया और वो अपने अपने तरीके से इसको देख रहे हैं। जैसे पहला मदरसा एक्ट 2004 था उत्तर प्रदेश सरकार का, जिसको उन्होंने संवैधानिक माना। उससे लगभग जो 17 लाख विद्यार्थी 16,000 मदरसों में पढ़ते हैं, उनके भविष्य को लेकर के जो प्रश्न खड़ा हो रहा था वो शांत हो गया। दूसरे शब्दों में उन्होंने मदरसा को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश तो दिया, लेकिन साथ ही मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक बताने वाली याचिका को खारिज कर दिया। मोटे तौर पर आप कह सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसे संवैधानिक मानने से इनकार कर दिया था। हालांकि प्रदेश सरकार, जो योगी सरकार है, वो चाहती थी कि इस मामले में कुछ इसके जो वाक्य हैं, जो उपवाक्य हैं, जो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कंसीडर किया, वो गलत हैं और वही एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट गई हुई थी। लेकिन वो पूरे एक्ट को रद्द करने के पक्ष में नहीं थी या पूरे फैसले को रद्द करने के पक्ष में नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पूरे पूरे फैसले को ही रद्द कर दिया और एक्ट को जस्टिफाई किया। और दूसरा ये केस था जिसमें उन्होंने ये कहा कि कानून बना करके इस स्थिति को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यानी उन्होंने लेजिस्लेचर पर भी एक प्रकार से टिप्पणी किया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई चीज़ मूल अधिकार में यानी भाग 3 में शामिल है तो कानून बना करके उसे बदला नहीं जा सकता, नहीं तो पता चला विधानमंडलों के कानून की सुप्रीमेसी स्थापित होगी और फंडामेंटल राइट्स एक मजाक बन करके रह जाएगा। खैर, जो भी है, उन्होंने अपना फैसला सुना दिया कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है और यही भविष्य में भी बना रहेगा। इसके तौर तरीके, कार्यप्रणाली के, इसके स्टेटस के बारे में और जानकारी 3 जजों की संविधान पीठ देगी। वो फैसला करेगी कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान के रूप में इसकी कार्यप्रणाली क्या होगी और कैसे ये होगा। यानी केवल मुसलमानों के लिए आरक्षण होगा कि अन्य अल्पसंख्यकों को भी दर्जा मिलेगा, हिंदुओं को भी दर्जा मिलेगा। यानी हिंदुओं को भी आरक्षण तो मिलने से रहा, चूँकि जब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान है तो ऐसे में आरक्षण मिलने से रहा। और DY चंद्रचूड़ ने, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो एक वामपंथी विचारक हैं, पढ़े लिखे तो हैं
लेकिन वामपंथी सोच के हैं। तो राष्ट्रवादी लोगों का मानना है कि DY चंद्रचूड़ साहब ने इसमें फैसला गलत दिया है और इसलिए इसे पलटे जाने की ज़रूरत है। लेकिन आप सभी लोगों को पता है, अगर जज फैसला देकर रिटायर हो जाता है तो रिव्यू पिटीशन में यानी पुनर्विचार याचिका में वही जज शामिल होते हैं जो अभी भी सीटिंग है। जैसे संजीव खन्ना साहब भी इसमें शामिल थे और वही चीफ जस्टिस होने जा रहे हैं, तो अब तो मामला उन्हीं के कोर्ट में जाएगा। तो वो तो होंगे ही होंगे। हो सकता है वो संविधान पीठ 7 लोगों की बने, उसमें DY चंद्रचूड़ को छोड़ करके शेष लोग हो सकते हैं। DY चंद्रचूड़ को रिटायरमेंट के बाद भी इनवाइट किया जा सकता है, जैसा कि हमारा संविधान का प्रावधान कहता है। चीफ जस्टिस राष्ट्रपति से निवेदन करके और ऐसा कर सकता है। ये लोग टेम्पोरेरी जज कहे जाते हैं। ठीक है, कोई अहम फैसले तो दे नहीं सकते, लेकिन अहम फैसले देने के पीठ में शामिल हो सकते हैं। तो संजीव खन्ना साहब के पास जाने से कुछ होना नहीं है। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मास्टर ऑफ द रोस्टर होता है, वही बेंच गठित करता है। उसे ही तय करना है कि कौन कौन इस बेंच में होगा और बेंच का नेचर क्या होगा, संविधान पीठ होगा कि डिवीजन पीठ होगा। तो अनुच्छेद 30(1) और 30(I) की व्यवस्था की व्याख्या करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान ही घोषित कर दिया है। उनका कहना है कि जिस मोटिव के साथ इसका गठन किया गया था उसे हमको देखना है, कौन इसका संचालन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है उस पर हमको नहीं जाना है। खैर, जो भी है, अब केंद्र सरकार के सामने एक ही रास्ता बचता है और वो ये है, कानून बनाए उसे फिर से चैलेंज किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। और केंद्र सरकार ने इसका विरोध किया था। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान वो चाहती नहीं थी कि रहे। वो तो 2016 में ही इसका विरोध शुरू हो गया था, जब नरेंद्र मोदी के सत्ता में आए 2 साल हुए थे। स्मृति ईरानी को जब उन्होंने ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर बनाया, उसी समय से इसका विरोध शुरू हो गया था। खैर, जो भी हो, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है और ये भी कह दिया है कि विधानमंडल कानून बनाकर इस स्थिति को बदल नहीं सकता और फंडामेंटल राइट्स सब्जर्विएंट यानी अधीनस्थ नहीं हो सकते विधानमंडलों के कानून बनाने की व्यवस्था के। दूसरे शब्दों में, विधानमंडल यदि कानून भी बनाता है तो केंद्र सरकार दूसरा कहे लाठी लेके गोली लेके सुप्रीम कोर्ट में थोड़े घुसेगी। ठीक है, वो कानून बना करके इसे रद्द कर सकती है और फिर उसे चैलेंज किया ही जाएगा, चाहे वो रिव्यू पिटीशन हो या क्योरिटी पिटीशन। उसमें बिल्कुल नए जज होंगे और वो भी संजीव खन्ना ही तय करेंगे, यानी जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वही तय करेंगे कि उसमें कौन कौन, उस पीठ में कौन कौन से लोग होंगे। खैर, अब ये फैसला हो चुका है। मोटे तौर पर अब अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रति सरकार प्रशासनिक मामले में कुछ दखल देकर कुछ कर सकती है, लेकिन अब जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एपेक्स कोर्ट है, शीर्ष न्यायपालिका है, उसके फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट को भी जाने का अधिकार नहीं है। तो ऐसे मामले में अब आगे क्या होगा ये देखना दिलचस्प होगा। मोदी सरकार क्या करती है, हमको लग रहा अभी तो कुछ नहीं करेगी, चूँकि महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है। तो देखना दिलचस्प होगा कि आगे सरकार का रवैया क्या होता है। बहरहाल, अजीज बादशाह केस आप याद रखिए, 1967 अजीज बादशाह बना भारत संघ और इस मामले में जो पिटिशनर थे वो मुस्लिम संगठन के लोग थे और जो विरोध में था वो वही था, यूनियन ऑफ इंडिया ही थी, यानी भारत संघ ही था। चूँकि वो केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो जाहिर है कि भारत संघ ही विरोधी पार्टी होगी। और जो इसके पक्ष में फैसला चाहते थे पिटिशनर यानी याचिकाकर्ता, वो मुस्लिम संघ के लोग थे। उसमें ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग भी थे, देवबंद स्कूल के या देवबंद यूनिवर्सिटी के भी लोग थे। तो इस प्रकार से मुस्लिम संघ ही कहना ठीक रहेगा। मुस्लिम संघ बनाम भारत संघ का ये मुकदमा था, जो कल DY चंद्रचूड़ साहब ने, कल जुमे की नमाज का भी दिन था। तो इस प्रकार से कल मुसलमानों में खुशी की लहर देखी जा सकती है। हालांकि इस फैसले को लेकर के बहुत लोग इससे सहमत नहीं है, सरकार खुद ही सहमत नहीं है। अब इसका 2 ही तरीका है भाई, या तो
एक ही तरीका है, कानून बनाकर इसे पलटा जाए और उसे फिर से किसी बड़ी बेंच के पास भेजा जाए, या रिव्यू पिटीशन में जाए या क्योरिटी पिटीशन में जाए। यही एक तरीका है। मैंने सब वो ऐसे एक ही से जुड़े हुए हैं। दो तरीका नहीं, हम दो तरीका जो बताने जा रहे थे वो गलत था। एक ही तरीका है कानून बना करके इसे पलटना। हालांकि उसका भी चैलेंज होना बिल्कुल पक्का रहेगा कि वो चैलेंज होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। आज जैसा मैंने कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद देखना होगा केंद्र सरकार का रवैया इस मामले में क्या होता है। धन्यवाद।